हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कैपिटल। हम आज की इस सीरीज़ फॉर द लव ऑफ बुक्स में डे नंबर 13 में हैं और जहाँ पे डिस्कस करेंगे हम एक राइटर को जिनका नाम है ग्राहम ग्रीन। आप ग्राहम ग्रीन को जानते होंगे बिकॉज ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइटिंग अ प्रीफेस ऑफ अ वेरी फेमस इंडियन नॉवेल द गाइड बाय आर के नारायण। राइट, आर के नारायण का द गाइड जो कि पहला नॉवेल था जिसे साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था इन 1958। ग्राहम ग्रीन ने कई सारे वर्क्स को पब्लिश किया था। 4 पब्लिकेशन जो थे आर के नारायण की शुरुआती चारों नॉवेल्स के, ग्राहम ग्रीन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो ग्राहम ग्रीन बहुत फेमस राइटर हैं। आज हम इनके कुछ नॉवेल्स को डिस्कस करेंगे क्योंकि लास्ट ईयर एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंदर इनकी कैथोलिक नॉवेल के बारे में पूछा गया था, तो हम उसको कुछ चीज़ें हैं जो आज हम ग्राहम ग्रीन में डिस्कस करने वाले हैं। ही वॉज अ पोस्ट मॉडर्न राइटर, काफ़ी फेमस हैं। इनकी नॉवेल्स जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं उनको कैथोलिक नॉवेल्स बोलते हैं। जो भी इन्होंने वर्क्स लिखे हैं, ही हैज हिमसेल्फ डिवाइडेड इट इनटू टू पार्ट्स। वन दैट इज थ्रिलर्स, जिसको ये इंटरटेनमेंट्स बोलते हैं, अनदर आर कैथोलिक नॉवेल्स। राइट, तो ही बेसिकली कन्वर्टेड हिमसेल्फ इनटू कैथोलिसिज्म इन 1926। कई सारे कन्वर्जन हमने देखे हैं। ड्राइडन, जॉन ड्राइडन वाज अ वेरी फेमस राइटर। उनको अपॉर्चुनिस्ट भी बोला जाता है, इसलिए क्यों, व्हेन ओलिवर क्रॉमवेल वाज देयर ही रोट वर्क for him. When Charles II returned, the restoration happened in 1660. He wrote a work for Charles II as well. Somewhere around 1685, when James II became the King of England, he converted into Catholicism and then he started praising James II as well. He wrote a work that is known as the Hind and the Panther. कई सारे कन्वर्जन हमने देखे हैं। कैथोलिसिज्म में कन्वर्जन ग्राहम ग्रीन ने भी किया था इन 1926। इन्होंने अपने फिक्शंस को, अपने वर्क्स को दो पार्ट में, दो जॉनर्स में डिवाइड किया है, विच इज़ his self division which is known as entertainments and novels. तो कुछ वर्क्स को इन्होंने बोला they are entertainments, खुद का टर्म है। अनदर उन्होंने बोला नॉवेल्स, जो थ्रिलर्स होते थे वो क्या कहते थे, उसमें सारे फिलोसॉफिक एजेस हमको मिलते थे। जैसे इनकी नॉवेल है द मिनिस्ट्री ऑफ फियर, फुल ऑफ फिलोसफी। राइट, कुछ लिटरेरी वर्क्स भी हैं जिनके ऊपर इनकी लिटरेरी रेपुटेशन बेस्ड है। सबसे फेमस है द पावर एंड द ग्लोरी, आपने नाम सुना होगा। राइट, हम इंपॉर्टेंट क्या है, आपको आपके लिए 4 नॉवेल्स हैं जिनको कैथोलिक नॉवेल्स बोला जाता है। टेट्रोलॉजी, 4 नॉवेल्स की टेट्रोलॉजी जिसको कैथोलिक नॉवेल्स बोला जाता है। एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, कोई 3 जो होंगे पार्ट वो दे देंगे और चौथा दे देंगे कि वो नहीं होगा, और पूछ लेंगे आपसे विच वन ऑफ देम इज नॉट अ पार्ट ऑफ टेट्रोलॉजी विच इज नोन एज कैथोलिक नॉवेल्स ऑफ ग्राहम ग्रीन। या कोई 4 नॉवेल्स होंगी और एक इनमें से उठा के दे देंगे और आपसे पूछेंगे कौन सी कैथोलिक नॉवेल्स का पार्ट है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में आ रहे हैं, इसलिए आपको नाम याद रखने हैं। ब्राइटन रॉक, द पावर एंड द ग्लोरी, द हार्ट ऑफ द मैटर और द एंड ऑफ द अफेयर, ये 4 जो नॉवेल्स हैं इनको कैथोलिक नॉवेल्स, द गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ द कैथोलिक नॉवेल्स के नाम से जाना जाता है। नाम फिर से सुन लीजिए, ब्राइटन रॉक, द पावर एंड द ग्लोरी, द हार्ट ऑफ द मैटर एंड द एंड ऑफ द अफेयर। राइट, इनके जब आप वर्क्स पढ़ोगे दे आर मोस्टली बेस्ड ऑन रिलीजन। थीम्स जो हैं वो रिलीजियस होती हैं, रिलीजियस थीम्स का वो सेंटर में रखते हैं। इनका जो क्रिटिसिज्म भी है वो भी इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट एज ए राइटर बट ऑल्सो एज ए क्रिटिक। ही अटैक्ड सो मेनी मॉडर्न लिटरेचर्स ऑफ हिज लिटरेरी राइटर्स ऑफ हिज टाइम फ्रेम, लाइक वर्जीनिया वुल्फ, वेरी फेमस। कुछ दिन पहले हमने वर्जीनिया वुल्फ का एक एस्से पढ़ा था, मिस्टर बेनेट एंड मिसेस ब्राउन, जहाँ पे उन्होंने कुछ राइटर्स को बोला था दे आर मेटेरियलिस्ट, और क्रिटिसाइज किया था, और कुछ राइटर्स को प्रेज भी किया था, लाइक जेम्स जॉयस जिनको उन्होंने स्पिरिचुअलिस्ट बोला था। राइट, आपको कुछ दिन पहले की वीडियो में वो मिल जाएगा। ग्रीन के भी क्रिटिसिज्म में क्या है, इन्होंने अटैक किया है राइटर्स लाइक वर्जीनिया वुल्फ, राइटर्स लाइक ई.एम. फॉस्टर। क्यों? फॉर हैविंग लॉस्ट द रिलीजियस सेंस दैट यू विल फाइंड इन writing of Graham Greene. So according to him, they have lost the religious sense, which actually which actually resulted in dull, superficial characters that we found in Virginia Woolf type writings. Right? इनके accordingly जो characters हैं वो dull हैं, superficials हैं, वो they were wondered about like the cardboard symbols through a word that is paper thin. So word is paper thin and they are wondered about like a whole cardboard symbols. So this shows that for him those characters are dull, they are superficial, that are created by writers like E.M. Foster and Virginia Woolf, and the reason is actually that they are not having the religious sense that we found in writings of Graham Greene. Right, तो ये एक important चीज़ है इनके में। बहुत सी novels लिखी, हम कुछ novels discuss करेंगे जो examinations में कहीं
कहीं ना कहीं ऑप्शंस में रही हैं, जैसे द मैन विद इन विच वाज द फर्स्ट नॉवल दैट ही रोट इन 1929, और ये जो इसका टाइटल है द मैन विद इन, ये कहाँ से आ रहा है, थॉमस ब्राउन के रिलीजियो मेडिसी में। अगर आप जब आप रेस्टोरेशन एज पढ़ेंगे उसके पहले प्यूरिटन्स एज आती है, राइट, जहाँ पे प्यूरिटन्स क्या कर रहे थे, देवर इन पावर 1642 से 1660 तक थिएटर्स बंद थे। वहीं पे एक राइटर हुए थे थॉमस ब्राउन, और उन्होंने वर्क लिखा था रिलीजियो मेडिसी। कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एक बहुत फेमस राइटर हैं जिन्होंने लिखा था रिलीजियो लाइसी, दैट मीन्स रिलीजन ऑफ अ कॉमन मैन, ऑफ अ ले मैन। दिस इज रिलीजियन मेडिसी, दैट मीन्स रिलीजन ऑफ अ मेडिसिन मैन। ये वर्क किसका है, थॉमस ब्राउन का है। वहीं से एक लाइन आती है, देयर इज अनदर मैन विद इन मी दैट्स एंग्री विथ मी, एंड वहीं से इन्होंने क्या किया, द मैन विद इन का टाइटल जो है वहां से उठाया। आप जब इस वर्क को पढ़ोगे, बहुत सारी फ्रॉडियन जो सिगमंड फ्राइड की जो कॉन्सेप्ट था ओडिपस कॉम्प्लेक्स का, उससे बेस्ड कई सारी नॉवेल्स हैं। आपने सन्स एंड लवर्स का नाम सुना होगा बाय लॉरेंस। ये इस नॉवल के अंदर क्या है, यू विल फाइंड इन वन ऑफ द थीम्स, इट इज अ बेट्रेयल एंड अ फ्रॉडियन रिलेशनशिप विच यू विल फाइंड बिटवीन द प्रोटैगनिस्ट एंड्रूज एंड हिज डिसीज्ड फादर। एंड क्या होता है ओडिपस कॉम्प्लेक्स, जो मेल है उसका फीमेल मदर के साथ रिलेशनशिप एंड ऑल्सो हेट्रेड टुवर्ड्स फादर, दैट यू विल फाइंड इन दिस नॉवल एज वेल, ठीक है, वो नॉवेल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जर्नी विदाउट मैप्स, ये टाइटल्स पूछे गए हैं, ज़्यादा डेप्थ में जाके इनसे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। हमने कुछ दिन पहले आपको वीडियो मिला होगा जे बेलेट का भी, वहाँ से भी थीम से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और सेम ग्राहम ग्रीन से भी वैसे ही क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये जर्नी विदाउट मैप्स क्या है, दिस इज अ ट्रैवल अकाउंट, इट्स अ ट्रैवल लॉग, राइट। आजकल एक नया जॉनरा चला है जहाँ पे वर्क का नाम पूछ देते हैं एंड दे आस्क यू कि क्या जॉनरा है इस पर्टिकुलर वर्क का, क्या ये ट्रैवल लॉग है, क्या ये एसे कलेक्शन है, क्योंकि ये जॉनर्स आपके सिलेबस का भी पार्ट हैं। आप जो CUET बेस्ड जो सिलेबस आपको दिया गया है उसमें आपको ये जॉनर्स देखने को मिलते हैं, जिसको हम अपने कोर्स में क्या करते हैं और एक्सप्लोर करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो जर्नी विदाउट मैप्स ये 1936 में आया, विच इज़ एक्चुअली अ ट्रैवल अकाउंट ऑफ ग्रीन अबाउट अ 350-mile 4-week walk थ्रू द इंटीरियर ऑफ लाइबेरिया इन 1935। ये पहली ट्रिप थी यूरोप की, आउटसाइड यूरोप की, ग्राहम ग्रीन की, और इन्होंने क्या किया, इस बारे में बात किया, और इन्होंने बोला दैट ही होप टू लीव सिविलाइजेशन एंड फाइंड द हार्ट ऑफ डार्कनेस इन अफ्रीका, राइट। आपने पढ़ा होगा स्टेट ऑफ नेचर के बारे में। स्टेट ऑफ नेचर क्या होता है, सिविलाइजेशन के पहले की सोसाइटी। बहुत से राइटर्स ने बात की है कि सिविलाइजेशन से पहले सोसाइटी कैसे थी। अगर आपने नाम सुना होगा लेविथन, अ वेरी फेमस वर्क रिटन बाय थॉमस हॉब्स। हॉब्स ने स्टेट ऑफ नेचर की बात की है, लॉक आके उसको अपोजिट करते हैं, और बहुत फेमस हो गया जिन्होंने कन्फेशंस लिखा है और उनका स्टेट ऑफ नेचर का कॉन्सेप्ट। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन से वो राइटर हैं, मैं नाम आपको नहीं बता रहा हूँ, जो फ्रेंच रिवोल्यूशन से रिलेटेड है। उन्होंने वर्क लिखा था कन्फेशंस, और वहाँ पे उन्होंने स्टेट ऑफ नेचर के बारे में बात की थी। अकॉर्डिंग टू हिम state of nature was right, people were living in a very in a harmonious way in a state of nature, civilization has corrupted the society, that's what he said in his very famous work called confessions, right। comment section में बताइएगा कौन से राइटर के बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो ये जर्नी विदाउट मैप्स इनका ट्रेवल लॉग है। इसके पहले हमने मैन विद इन पढ़ा जो उनका पहला नॉवल था। उसके बाद द पावर एंड द ग्लोरी, बहुत फेमस टाइटल भी आपको समझ में आ रहा होगा, गॉड की प्रेयर जो है, for thine in the kingdom the power and the glory forever and ever, amen। this is the line from where the power and the glory takes its title। इसको जब यूएस में पब्लिश किया गया, याद रखिएगा, जब इसको यूएस के अंदर पब्लिश किया गया तो इसका टाइटल कुछ और था। क्या था, द लैब्रियंथ वेज वाज द टाइटल ऑफ द पावर एंड द ग्लोरी व्हेन इट वाज इनिशियली पब्लिश्ड इन यूएसए, इन अमेरिका। क्या है स्टोरी के अंदर, एक बार क्वेश्चन पूछा गया है नेट एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है। इसके अंदर आपको पता चलेगा, इट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ रेनिगेड कैथोलिक विस्की प्रीस्ट, ये टर्म भी इन्होंने क्वाइन किया है, राइट। इट्स अ स्टोरी ऑफ विस्की प्रीस्ट living in Mexican state of Tabasco somewhere around 1930s। 1930s जब जो है मीडिया क्रैश हुआ था इंग्लैंड के अंदर, उसी टाइम के आसपास इसका सेटिंग है। अ टाइम व्हेन मैक्सिकन गवर्नमेंट आल्सो वाज अटेम्प्टिंग टू सप्रेस द कैथोलिक चर्चेस, राइट। कैथोलिक चर्च को सप्रेस करने की बात की जा रही थी मैक्सिकन गवर्नमेंट के द्वारा, और उसी टाइम पे ये वर्क लिखा गया। इट्स अ पार्ट ऑफ कैथोलिक नॉवेल सीरीज एज वेल, द पावर एंड द ग्लोरी।
वैसे ही इनका वर्क है अवर मैन इन हवाना। हम आज केवल उतने ही वर्क्स के नाम ले रहे हैं जो कहीं ना कहीं इंट्रेंस एग्जामिनेशन के ऑप्शंस में आपको मिलेंगे। तो अवर मैन इन हवाना 1958 में आया। क्यों फेमस है? क्योंकि ये इंटेलिजेंस सर्विस जो होती है रॉ आईबी वगैरह, उनका फन करते हैं। इट मेक्स फन ऑफ इंटेलिजेंस सर्विस। जैसे अमेरिका का ब्रिटेन का ब्रिटिश M16, ये जो इंटेलिजेंस सर्विस कंपनी है, उसको इसके अंदर क्या किया गया है, क्रिटिसाइज किया गया है, उसका फन किया गया है। सटायर मोड में इस वर्क को लिखा गया है, अ मैन इन हवाना। बहुत से और वर्क्स लिखे हैं, इस्तांबुल ट्रेन, इंग्लैंड मेड मी। देयर इज वन वर्क व्हिच इज नोन एज इंग्लैंड इंग्लैंड। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा किसका वर्क है इंग्लैंड इंग्लैंड। सिमिलरली इंग्लैंड मेड मी इज अ वर्क व्हिच इज रिटन बाय ग्रीन, अ गन फॉर सेल, द थर्ड मैन, द क्वाइट अमेरिकन, अ सॉर्ट ऑफ लाइफ व्हिच वाज एक्चुअली ऑटोबायोग्राफी। दीज आर सम ऑफ द वर्क्स दैट आर रिटन बाय ग्राहम ग्रीन। ठीक है, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट राइटर है पूरा ऑल टुगेदर। इसके बाद हम एक एस्से को डिस्कस करेंगे जो आजकल एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जा रहा है, अंदर की लाइंस से क्वेश्चंस आ रहे हैं। दैट इज द आर्ट ऑफ फिक्शन, रिटन बाय हेनरी जेम्स, published in 1884। द आर्ट ऑफ फिक्शन रिटन बाय हेनरी जेम्स। हेनरी जेम्स कौन है? अगर आपने ग्रेट ट्रेडिशन पढ़ा होगा एफ आर लुइस का, तो उन्होंने 4 नॉवेलिस्ट को ग्रेट ट्रेडिशन का पार्ट माना था। हेनरी जेम्स वॉज वन ऑफ देम। इस वर्क को, द आर्ट ऑफ फिक्शन को, लिखा गया था एज ए रिस्पॉन्स। किसको रिस्पॉन्स कर रहे हैं? एक वॉल्टर बेसेंट हैं, उन्होंने एक लेक्चर दिया था इन 1884। टाइटल ऑफ दैट लेक्चर वॉज फिक्शन एज वन ऑफ द फाइन आर्ट्स। रिमेंबर, फिक्शन एज वन ऑफ द फाइन आर्ट्स, दिस इज अ लेक्चर विच वॉज गिवन बाई वॉल्टर बेसेंट इन 1884। इन्होंने इसके बारे इसमें कुछ बातें की थी, अभी हम डिस्कस करेंगे, और उसी का रिप्लाई कर रहे हैं हेनरी जेम्स इन हिज वर्क आर्ट ऑफ फिक्शन। इट्स एन एसे। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल ऐसे है। इसको बोला भी क्या जाता है? इसको बोला जाता है मैनिफेस्टो ऑफ लिटरेरी रियलिज्म। अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आपने मैनिफेस्टो ऑफ सररियलिज्म का नाम अभी तक पढ़ लिया होगा। पोस्ट मॉडर्न मैनिफेस्टो आपको मिल चुका होगा अगर आपने जॉन बार्थ वाली वीडियो देखी होगी। और इस वर्क को क्या बोलते हैं? मैनिफेस्टो ऑफ लिटरेरी रियलिज्म भी इस वर्क को बोला जाता है। क्यों? बिकॉज इट क्रिटिसाइजेस द डिमांड फॉर नॉवेल्स दैट आर फुल ऑफ सैडनेस, पेसिमिज्म और पेसिमिज्म, राइट। जो सैडनेस है, पेसिमिज्म जो नॉवेल्स के अंदर है, उसकी डिमांड बढ़ रही थी, उसी को ये क्या कर रहे हैं? क्रिटिसाइज कर रहे हैं। रिमेंबर, दिस वर्क वाज रिटन इन 1884, द टाइम ऑफ विक्टोरियन एज। इस टाइम फ्रेम को क्या बोलते हैं? विक्टोरियन एज बोलते हैं, 1837 टू 1901। देयर वर सो मेनी नॉवेल्स जो रियलिज्म का एग्जांपल है। आपने ठाकरे को सुना होगा, राइट। आपने ओलिवर ट्विस्ट पढ़ी होगी बाई ग्रेट राइटर डिकेंस। बहुत सी नॉवेल्स हैं जो रियलिज्म को पोर्ट्रे कर रही थी। एक बार एक इंटरव्यू में ठाकरे से पूछा गया, व्हेन ही क्रिएटेड अ वेरी फेमस करेक्टर फ्रॉम हिज वैनिटी फेयर। आपने पढ़ी होगी वैनिटी फेयर, राइट। इज एक बिगेस्ट ऑफ, जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट थी वैनिटी फेयर की, एंड ही वाज हाईली क्रिटिसाइज्ड फॉर दैट, एंड ही सेड अ वेरी फेमस लाइन इन वन ऑफ द इंटरव्यूज दैट आई डोंट हैव आईज अबव माय ब्रेन, आई राइट व्हाट आई सी, आई राइट एंड आई सी। दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ रियलिज्म। तो ये पूरा टाइम फ्रेम ही रियलिस्टिक नोशन को प्रेजेंट करता है। रियलिज्म इज फुल ऑफ सैडनेस बिकॉज द सिचुएशन ऑफ दैट टाइम फ्रेम वाज नॉट गुड। आपने बहुत सारे वर्क्स पढ़े होंगे जहाँ पे वर्किंग हाउसेस सिचुएशन को डिस्कस किया गया है, जॉब की इशू को डिस्कस किया गया है, राइट। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चल रहा था, जितनी प्रॉब्लम्स थी सोसाइटी में, उनके वर्क्स के थ्रू राइटर्स क्या कर रहे थे? लिख रहे थे। इंडस्ट्रियल नॉवेल का जॉनरा आया, न्यू गेट नॉवेल्स का जॉनरा आया, पेसिमिज्म, रियलिस्टिक नॉवेल्स इस टाइम फ्रेम में लिखी जा रही थी, और इसी की जो डिमांड थी, जो ऐसी नॉवेल्स जो फुल ऑफ सैडनेस है, ऐसी नॉवेल जिसमें पेसिमिज्म दिखाया जा रहा है, राइटर ने क्या किया है यहाँ पे? उन्हीं को, उसी चीज को क्रिटिसाइज करने की कोशिश की है। इन हिज एसे ही क्रिटिसाइजेस फिक्शन written in 19th century in general at a time when novel was considered inferior to other literary genre. 19th century novels were considered inferior to all other literary genre. Throughout this work he argues that, now this is important, fiction should also be treated as equal to other arts. Fiction is equally important like music, poetry, sculpture and all other forms of आर्ट। तो बहुत सारे आइडियाज हैं, जैसे वॉल्टर बेसेंट ने भी बहुत से अपने आइडियाज दिए थे जिससे जेम्स क्या कर रहे हैं? डिसएग्री कर रहे हैं अपने इस द आर्ट ऑफ फिक्शन में। लाइक
जैसे बेसेंट ने कहा था प्लॉट इज मोर इम्पोर्टेंट देन करेक्टराइजेशन। हमने जब हमने अरिस्टोटल को पढ़ा था वहां पे भी 6 एलिमेंट्स उन्होंने दिए थे ट्रेजेडी के, प्लॉट, करेक्टर, साउंड, मेलोडी एंड ऑल दोस थिंग्स। तो उन 6 में से सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? प्लॉट था। अरिस्टोटल बोलते हैं प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी। उसके बाद वो करेक्टर की बात करते हैं। वॉल्टर बेसेंट ने भी बोला था प्लॉट इज मोर इम्पोर्टेंट देन करेक्टराइजेशन, that fiction must have conscious moral purpose, right? Art for art's sake and then art for life's sake. art for life's sake क्या था कि कुछ moral purpose, कुछ मैसेज होना चाहिए किसी आर्ट के थ्रू। तो ये भी बिलीव था वॉल्टर बेसेंट का कि प्लॉट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करेक्टराइजेशन से, और हर आर्ट का एक मोरल पर्पस होना चाहिए। एंड that experience and observations are more valuable as creative tools than imagination। ये क्या है? वॉल्टर बेसेंट के टर्म्स है, राइट? कि प्लॉट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक मोरल पर्पस होना चाहिए, और एक्सपीरियंस जो होता है, जो ऑब्जर्वेशन होता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन इमेजिनेशन। ये वॉल्टर बेसेंट ने अपने फाइन आर्ट्स वाले जो लेक्चर था उसमें बोला था। अब हम देखेंगे जेम्स क्या क्या आइडियाज़ रिप्रेजेंट करेंगे अपने इस वर्क से। एक नेट एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन पूछा गया जहाँ पे आइडियाज़ दिए हुए थे और पूछा था कि कौन सा राइटर जो है वो कौन से असर्शंस हैं जो हेनरी जेम्स क्या कर रहे हैं, उसको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं इस वर्क के थ्रू। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब जेम्स ने आर्ग्यू किया इन रिस्ट्रिक्टिव रूल्स के ऊपर। उन्होंने बोला ही एक्चुअली आर्ग्यूज अगेंस्ट दीज रिस्ट्रिक्टिव रूल्स फॉर राइटिंग फिक्शन एंड ही रिस्पॉन्डेड दैट नो गुड नॉवेल will ever proceed from a superficial mind। ये लाइन बहुत जगह कोट की जाती है। किसकी लाइन है? राइट, no good novel will ever proceed from a superficial mind। and at the core of his definition of the novel, इनकी novel की definition क्या है? he sees what as a responsibility of to represent life। नॉवल के थ्रू लाइफ को जो है रिप्रेजेंट करना, इट इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ नॉवेलिस्ट। ही स्टेट्स दैट दिस इज द ओनली रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ नॉवल। नॉवल का एग्जिस्टेंस का ओनली रीजन क्या है? टू रिप्रेजेंट लाइफ। अ नॉवल ऑट टू बी आर्टिस्टिक एज वेल एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ। तो केवल आर्टिस्टिक ही ना होके लाइफ को रिप्रेजेंटेशन को भी नॉवल को जो है दिखाना चाहिए। डेफिनेशन काफ़ी फेमस, नॉवल इज अ पर्सनल डायरेक्ट इंप्रेशन ऑफ लाइफ। जैसे हम पढ़ते हैं क्रिटिसिज्म, जब हम पोइट्री को पढ़ेंगे, पोइट्री इज क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। और मैथ्यू अर्नोल्ड का फेमस कोट है। हेनरी जेम्स डिफाइन करते हैं नॉवल को, तो बोलते हैं इट्स अ पर्सनल डायरेक्ट इंप्रेशन ऑफ लाइफ, value depending upon the intensity of impression and it must have freedom to feel and say। that means novel के through freedom, writer के पास freedom होना चाहिए, he can express what he feel, what he wanted to, and it should be a direct impression of life। these three things he talked about of novel। तो उन्होंने बहुत सारे ideas दिए। कौन से ideas हैं? that fiction is an art in every way worthy to be called the sister and the equal arts of painting। that means नॉवल को भी इक्वल जो है वेटेज देना चाहिए। फिक्शन लाइक और अदर आर्ट्स इज लिमिटलेस, कोई लिमिट नहीं है तो उसको भी बराबर वैल्यू देना चाहिए, कोई भी रूल्स रेगुलेशंस नहीं लगाने चाहिए। सेकेंड, novel is governed and directed by general laws which may be laid down and taught with as much processing and exactness as the laws of harmony, perspective and proportion। rules जो होते हैं थोड़े बहुत होने चाहिए, they are good but they should not restrict the writer to create what he thinks is real, right? तो rules regulation हो, issue नहीं है, restriction नहीं आना चाहिए उनसे। जो writer कहना चाहता है what he want to express, he should express without any barrier। this is what he said about novel। then he said fiction is far removed from the mere mechanical arts। जो मैकेनिकल आर्ट्स होती हैं जहाँ पे आप वर्क करके काम कर रहे हो, वो उससे काफ़ी दूर है, तो इमेजिनेशन का यूज़ होना चाहिए। इट शुड बी इट्स फार रिमूव फ्रॉम द मेयर मैकेनिकल आर्ट्स दैट नो रूल्स और लॉज और वट एवर कैन टीच इट टू दोज हु हैव नॉट ऑलरेडी बीन इंडोर्ड विद द नेचुरल एंड नेसेसरी गिफ्ट। अब आप आर्टिस्टिक नोशन को पढ़ते हो तो आप सीख के, आर्ट को सीख के उसमें काम कर सकते हो, पर इन्होंने बोला कि ये मैकेनिकल आर्ट नहीं है। इन्होंने इस वर्क में जॉर्ज एलियट का मिडिल मार्च, काफ़ी फेमस नॉवल है, इसको भी क्रिटिसाइज किया है और इन्होंने बोला है ये ऐसा वर्क है विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेजर हाउस ऑफ डिटेल्स बट एन इनडिफरेंट होल। राइट, बहुत सारी इंफॉर्मेशन बट अगेन इट्स एन इनडिफरेंट होल। आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जॉर्ज एलियट की मिडिल मार्च के बारे में हु सेड दैट इट्स अ ट्रेजर हाउस ऑफ डिटेल्स बट एन इनडिफरेंट होल। ठीक है,
ये चीज़ें इन्होंने अपने आर्ट ऑफ फिक्शन के अंदर पूछी हैं। लास्ट ईयर एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन में डेविड लॉज एक राइटर हैं, 4 ऑप्शंस थे और किन्हीं 2 वर्क्स को डेविड लॉज के फाइंड करना था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डेविड लॉज एक नॉवेलिस्ट हैं और उन्होंने एक बुक लिखी है अपनी क्रिटिसिज्म पे और उसका भी सेम टाइटल था द आर्ट ऑफ फिक्शन। तो अभी आपने एस्से पढ़ा बाय हेनरी जेम्स द आर्ट ऑफ फिक्शन। इट इज़ ऑल्सो अ बुक ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म written by very famous novelist, modern novelist David Lodge. राइट, हम डेविड लॉज को आगे आने वाले वर्क्स में कवर भी करेंगे। उनकी भी बुक का नाम द आर्ट ऑफ फिक्शन था। ठीक है, उसके बाद हम एक टर्म को पढ़ेंगे जिसका नाम है हेट्रोटोपिया। आपने यूटोपिया सुना होगा, आपने डिस्टोपिया सुना होगा। सिमिलरली देयर इज वन टर्म विच इज नोन एज हेट्रोटोपिया, अ टर्म विच इज क्वाइंड बाय मिशेल फूको। आपने पावर, डिस्कोर्स, पेनॉप्टिकनिज्म, बायो पावर, ऐसे बहुत से टर्म सुने होंगे जो मिशेल फूको ने क्वाइन किए हैं। हेट्रोटोपिया इज ऑल्सो अ टर्म विच इज क्वाइंड बाय मिशेल फूको। इसमें क्या है, इसके आप पढ़ेंगे, ये बिल्कुल यूटोपिया और डिस्टोपिया जैसे ही नोशन को रिप्रेजेंट करता है। द प्रीफिक्स हेट्रो is from ancient Greek heteros, which means other, another or different, and it is combined with Greek morphemes topos, which means place. That means other place. That is what heterotopia is all about. जब आप यूटोपिया पढ़ते हो तो ऐसा place where everything is good. जब आप डिस्टोपिया पढ़ते हो a place where everything is bad. But heterotopia is place where things are different. A world within a world. कैसे places, अभी हम इनको डिस्कस करेंगे। यूटोपिया ऐसा जगह जहाँ पे सब कुछ अच्छा है, डिस्टोपिया is a place where everything is bad. Heterotopia is a place where things are different. That is a collection whose members have few or no intelligible connection with one another because everyone is different place altogether, तो connections वहाँ पे नहीं होते हैं। He used this term to describe certain cultural, institutional and also discursive spaces, and somehow they are अदर, ऐसे प्लेसेस जिनको अदर बना दिया जाता है। आपने अस अदर मेंटेलिटी पढ़ा होगा पोस्ट कॉलोनियल में, राइट, अ टर्म विच इज क्वाइंड बाय एडवर्ड सईद। अस अदर मेंटेलिटी, एक ग्रुप जो डोमिनेंट है वो अस बन जाते हैं और जो सिक्लूडेड है उनको अदर बना के उनका क्या किया जाता है, उनको हैरेस किया जाता है। अस अदर मेंटेलिटी हम आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे भी वो ऐसे स्पेस की बात कर रहे हैं जो समहाउ अदर बन जाते हैं, राइट, समहाउ ऐसे डिस्कर्सिव स्पेसेस बन जाते हैं जो अदर बन जाते हैं। कैसे, ऐसे डिस्टर्बिंग, इंटेंस, इनकम्पेटिबल, कॉन्ट्राडिक्टरी और ट्रांसफॉर्मिंग प्लेसेस, ऐसे प्लेसेस जो डिस्टर्बिंग माने जाते हैं, इंटेंसफुल माने जाते हैं, इनकम्पेटिबल होते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं और ट्रांसफॉर्मिंग होते हैं। वर्ड्स विद इन वर्ड्स, मिररिंग एंड येट अपसेटिंग व्हाट इज आउटसाइड। कौन से एग्जाम्पल्स दिए हैं, सिमेट्रीज को, बार को, ब्रॉथल्स को, प्लेस वेयर प्रोस्टिट्यूशन टेक्स प्लेस, प्रिजन्स को, एंटिक्विटी गार्डन्स को, मुस्लिम बेथ्स को, इन सबको एग्जाम्पल बताया है मिशेल फूको ने हेट्रोटोपिया का, राइट। बार्स आर अदर प्लेसेस, ब्रॉथल्स आर अदर प्लेसेस, प्रिजन्स आर प्लेसेस वर्ल्ड विद इन अ वर्ल्ड बट अदर, ये क्या है, हेट्रोटोपिया के एग्जाम्पल्स हैं। आप जब लिटरेचर में इनको देखोगे तो सैमुअल डिलैनी ने 1976 में नॉवेल लिखी ट्रबल ऑन ट्रिटन, जिसका सब टाइटल था एन एम्बिगियस हेट्रोटोपिया, राइट। उर्सुला के ले गुइन, इनका इसी के डायलॉग में वन क्वेश्चन था। उर्सुला के ले गुइन से एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं जेएनयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, और इनका एक साइंस फिक्शन नॉवेल है द डिस्पोज्ड, जिसका सब टाइटल है एन एम्बिगुअस यूटोपिया। ये सब इन दोनों नॉवेल्स में, और ऐसे और आपको एग्जांपल्स मिलेंगे जहां हेट्रोटोपियन स्पेसेस के बारे में डिस्कशन किया गया है, राइट। तो आज के वीडियोस में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। हेट्रोटोपिया टर्म क्या है हमने डिस्कस किया, हमने ग्राहम ग्रीन को डिस्कस किया, और साथ ही साथ हमने आर्ट ऑफ फिक्शन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्से है हेनरी जेम्स का, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट नॉवेलिस्ट ऑफ विक्टोरियन टाइम फ्रेम, उनको हमने डिस्कस किया। इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। पेड कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।